ऑस्ट्रिया पर कब्जा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद गाइस, मेरा नाम है राजा चौधरी और आज हम बात करेंगे दो विश्व युद्धों के बीच ऑस्ट्रिया पर कब्जे की। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ हुई शांति संधियों के अनुसार इन दोनों देशों के किसी प्रकार का राजनीतिक संघ बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन हिटलर के उदय के साथ यह खतरा पैदा हो गया कि जर्मनी ऑस्ट्रिया को अपने राज्य में मिला लेगा। जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया का संघ बनाने के लक्ष्य को लेकर ऑस्ट्रिया में एक नाजी आंदोलन भी सुर उठाने लगा था। इस आंदोलन को आंशलस कहा जाता था, यानी कि जर्मनी के साथ संयोजन की इच्छा रखने वाला गुट, तो इसीलिए इसे आंशलस कहा जाता था और इसी डेफिनेशन के कारण इसका नाम आंशलस पड़ा। 1930 के दशक के आरंभ में एंगेलबर्ट डॉल्फस ने ऑस्ट्रिया में अपनी तानाशाही स्थापित कर ली थी और उसने ऑस्ट्रिया के समाजवादी और साम्यवादी दलों को बिल्कुल दबा दिया क्रूरता से। लेकिन वह जर्मनी के साथ संघ बनाने के भी खिलाफ था, मतलब वह खुद का राज चाहता था। उसे मुसोलिनी का समर्थन भी मिल रहा था, जिसने तब तक जर्मनी से गठबंधन नहीं किया था और इटली को महाशक्ति बनाने की अपनी स्वतंत्र महत्वाकांक्षा लेकर चल रहा था। 1934 में डॉल्फस की हत्या कर दी गई और ऑस्ट्रिया के नाजियों ने एक विप्लव द्वारा सत्ता का अधिकार करने की कोशिश की। नाजियों और साम्यवादियों एवं अन्य नाजी विरोधियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। विप्लव का प्रयत्न विफल हो गया और मुसोलिनी ने भी अपनी सेना को इटली की ऑस्ट्रियाई सीमा पर लगा दिया। हिटलर अब तक जर्मनी की शक्ति के संबंध में आश्वस्त नहीं हो पाया था, सो उसने भी ऑस्ट्रिया के मामले में दखल ना देने का फैसला किया, लेकिन वह तैयारी भरपूर कर रहा था। लेकिन 1938 में स्थिति बदल चुकी थी। इटली की इथोपियाई विजय के बाद तथा स्पेनी गृहयुद्ध के दौरान बर्लिन, रोम, धुरी और कोमिंटर्न विरोधी समझौते की बदौलत जर्मनी और इटली एक दूसरे के निकट आ चुके थे। मुसोलिनी से सांठगांठ करके हिटलर ने 11 मार्च 1938 को अपनी सेना को ऑस्ट्रिया में प्रवेश करा दिया और ऑस्ट्रियाई नाजियों ने देश में सत्ता हथिया ली और हिटलर ने घोषणा की कि जर्मन सेना को विपत्ति में पड़े उन जर्मन भाइयों की मदद के लिए भेजा गया जो ऑस्ट्रियाई सरकार के कुशासन में दुख भोग रहे थे। मतलब जो भी देश दुनिया में पहले वॉर करता है और उसको अच्छा बनना रहता है तो वो ये कहता है कि हमने मदद के लिए वॉर की। जैसे आज अमेरिका ने पहले हमला किया ईरान पर, लेकिन अमेरिका कह रहा हमें इससे खतरा था इसीलिए हमने हमला किया। इस तरह पश्चिमी देशों की ओर से बिना किसी प्रतिवाद के आंशलस का लक्ष्य प्राप्त हो गया। यद्यपि यह कदम शांति संधियों का सरासर उल्लंघन था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन का विचार था कि जर्मनी के पूर्वाभिमुख विस्तार तथा उसकी उचित प्रादेशिक मांगों की पूर्ति से पश्चिमी यूरोप सुरक्षित रहेगा और उससे शांति कायम रखने में सहायता मिलेगी। अब बात करेंगे म्यूनिख समझौता, जो कि बहुत ही चर्चित समझौता है। तुष्टीकरण की नीति अपनी पराकाष्ठा पर तब पहुंची जब चेकोस्लोवाकिया के पश्चिमी मित्र देशों ने उससे निर्लज्जता के साथ विश्वासघात करते हुए उसे जर्मन भेड़ियों के हाथों सौंप दिया। दिस इज द एंड, इसे कहते हैं धोखा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद चेकोस्लोवाकिया का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद चेकोस्लोवाकिया का उदय एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ था। वह यूरोप के उन चंद राज्यों में से था जिन्होंने अपनी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था कायम रखी थी।
जबकि पूर्वी, दक्षिणी तथा मध्य यूरोप के ज्यादातर देश सर्वसत्तावादी शासन की गिरफ्त में आ चुके थे। चेकोस्लोवाकिया पूर्वी यूरोप का सबसे अधिक औद्योगिकृत राज्य भी था। चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड नामक एक हिस्से में अच्छी खासी जर्मन आबादी थी। सुडेटनलैंड इस देश के कुछ एक अति महत्वपूर्ण उद्योग का भी केंद्र बन चुका था। ऑस्ट्रिया को हड़प लेने के बाद हिटलर के आक्रामक मंसूबों का लक्ष्य चेकोस्लोवाकिया था और धीरे धीरे पूरा यूरोप। जर्मनी ने आरंभ में यह मांग की कि सुडेटनलैंड उसे सौंप दिया जाए। फ्रांस 1920 के दशक से ही चेकोस्लोवाकिया से मित्रता की संधि में बंधा हुआ था। चेकोस्लोवाकिया ने जर्मनी की मांग ठुकरा दी। इसमें उसे सोवियत संघ का समर्थन भी मिला। 1935 में सोवियत संघ ने भी चेकोस्लोवाकिया के साथ मित्रता की संधि की थी। मित्रता मतलब आने वाले टाइम में अगर वॉर होती है तो ये देश फ्रांस, सोवियत संघ चेकोस्लोवाकिया का साथ देंगे। गाइस लाइट जा चुकी है, कोई बात नहीं, अपन करेंगे टॉर्च चालू। लेकिन और इस संधि में चेकोस्लोवाकिया से वादा किया गया था कि अगर वह जर्मन अतिक्रमण का प्रतिरोध करने का फैसला करे तो वह तुरंत उसकी मदद करने के लिए आ जाएगा। लेकिन 29-30 सितंबर 1938 को म्यूनिख में एक बैठक हुई जिसमें हिटलर, मुसोलिनी, चैम्बरलेन और दलादियर शामिल हुए। बैठक में ना तो चेकोस्लोवाकिया को बुलाया गया जिसकी किस्मत का फैसला किया जा रहा था, और ना सोवियत संघ को आमंत्रित किया गया। सेम जैसे अभी यूक्रेन के साथ किया गया, जिस बैठक में रशिया शामिल हुआ था, अमेरिका शामिल हुआ, लेकिन यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया था। सेम ऐसा ही हुआ। बैठक में ना तो चेकोस्लोवाकिया को बुलाया गया जिसकी किस्मत का फैसला करना था, और ना सोवियत संघ को आमंत्रित किया गया जो चेकोस्लोवाकिया का मित्र था। इस बैठक में चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी की दया पर छोड़ देने का फैसला किया गया। ब्रिटेन, फ्रांस ने चेकोस्लोवाकिया को सुडेटनलैंड जर्मनी को सौंप देने पर विवश कर दिया, और यही देख रहे हो गाइस। उसने सोवियत सहायता न लेने का फैसला किया और आत्मसमर्पण कर दिया। सुडेटनलैंड पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया और चेकोस्लोवाकिया के कुछ प्रदेश हंगरी और पोलैंड को भी दे दिए गए। मार्च 1939 में जर्मनी अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा और उसने चेकोस्लोवाकिया के बचे कुछ हिस्सों पर भी अधिकार कर लिया। लगभग इसी समय लिथुआनिया को पूर्वी प्रशा की सीमा से लगा मेमल नामक शहर जर्मनी के हवाले कर देना पड़ा, और जिस ब्रिटेन, फ्रांस ने धोखा दिया था, धीरे धीरे उनका नंबर भी आने वाला था, जो कि आना ही था। ब्रिटेन उन दिनों जवाहरलाल नेहरू यूरोप में ही थे। वे चेकोस्लोवाकिया भी गए, जहां उन्होंने अपने मित्र को कैसे धोखा देते हैं वे चेकोस्लोवाकिया भी गए जहां उन्होंने अपने मित्र को कैसे धोखा देते हैं इसका कठिन और उलझा हुआ खेल काफ़ी नज़दीक से देखा, और आज हम किताब में पढ़ रहे हैं। म्यूनिख समझौते पर हस्ताक्षर होने से सप्ताह भर पहले लिखे ऑन द ब्रिंक, कगार पर शीर्षक से अपने एक लेख में उन्होंने कहा कि अगर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस एक साथ मिलकर शांति के पक्ष में खड़े हो जाते तो नाजी आक्रमण को रोका जा सकता था। लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस को हिटलर के साथ ज़्यादा फ़ायदा दिखा, और लास्ट में वही फ़ायदा उनके लिए भी एक नुकसान बन गया। पोलैंड का ये चीज़ें दर्शाती है कि किसी कंट्री को जिस तरफ फ़ायदा दिखता है वो उस तरफ झुक जाती है, चाहे वो सही हो, गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो। पोलैंड का प्रश्न और सोवियत संघ के साथ वार्ता। पोलैंड और सोवियत की वार्ता देखें तो जर्मनी की ओर से अगला खतरा पोलैंड पर आया।
जर्मनी ने वर्साई संधि में पोलैंड को दिया गया गलियारा और पूर्वी प्रशा का शेष जर्मनी से अलग कर देने वाला स्वतंत्र नगर डांजिंग वापस मांगा। ब्रिटेन और फ्रांस की सरकारों ने घोषणा की कि पोलैंड की स्वतंत्रता को साफ तौर पर खतरे में डालने वाली कोई कार्यवाही की गई तो वे पोलैंड को अपनी सामर्थ्य भर पूरी सहायता देंगी। मालूम होता है अतीत के अनुभवों के आधार पर जर्मनी ने सहायता के इन वादों को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन फासीवादी अतिक्रमण आरंभ होने के बाद से यह पहला अवसर था जब ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ संधि करने के लिए रूस के साथ वार्ता शुरू की, क्योंकि उन्हें पता था अगला नंबर उन्हीं का लगने वाला है। ब्रिटेन फ्रांस में से किसी की भी सीमा पोलैंड से नहीं लगती थी और पोलैंड पर जर्मन हमला होने पर उनमें से कोई भी पोलैंड की सीधी मदद के लिए आगे नहीं आ सकता था। लेकिन सोवियत संघ के साथ पोलैंड की सीमा दूर दूर तक मिलती थी और यही रीज़न था ब्रिटेन फ्रांस ने सोवियत से हाथ मिलाया। इस हालत में ब्रिटेन फ्रांस और सोवियत संघ का गठबंधन ही पोलैंड के खिलाफ जर्मन अतिक्रमण का अंकुश लगा सकता था। लेकिन लगातार सोवियत विरोधी नीतियों पर चलने वाले पोलैंड को यह गवारा नहीं था कि सोवियत सेना उसकी भूमि में प्रवेश करे। वाह, हड्डी टूट गई लेकिन बल नहीं गया, चाहे उसके अस्तित्व पर ही क्यों ना आन पड़ी हो। इससे मॉस्को स्थित फ्रांसीसी, ब्रिटिश और सोवियत सैनिक मिशनों के बीच 12 से 21 अगस्त 1939 तक चलने वाली वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया और अंत में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैनिक मिशनों ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकारों ने उन्हें सोवियत संघ के साथ कोई कारगर संधि करने का अधिकार नहीं दिया है। इसके साथ ही वार्ता भंग हो गई और 23 अगस्त 1939 को जर्मनी और सोवियत संघ ने एक अनाक्रमण समझौते नॉन एग्रेशन पैक्ट पर दस्तखत किए। 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और 3 सितंबर को ब्रिटेन और उसके बाद फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। अगर पोलैंड बात मान जाता तो वो बच सकता था, रूसों से बचा लेता। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 युद्ध का आरंभ। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।